अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की क्लास में जो कि हमारी क्लास नंबर 1 थी, उसके अंदर हमने डिफरेंट कंसेप्ट पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था इनकम टैक्स क्या है। उसमें टैक्स को हमने नहीं पढ़ा था, हमने ये कहा था कि बेसिकली इनकम क्या है। इनकम वो है जो आपको सैलरी से मिलते हैं पैसे, सर्विसेज दे के। इनकम वो चीज़ है जो प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा के पैसे मिलते हैं, जो आप बिज़नेस करते हैं उससे आप कमाते हैं, उसमें से खर्चे कैसे माइनस होते हैं वो एक अलग डिस्कशन होगी हमारी। कौन सी इनकम होती है, इनकम अगर गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, वो सारा हम पढ़ेंगे। अच्छा, प्रॉफिट्स जो अगर किसी इमोल प्रॉपर्टी को सेल करके, यानी कि आप किसी प्लाट को, फ्लैट को, या फिर आपके किसी कंपनी के शेयर्स को ख़रीद के बेचा जाए तो उस पर जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल गेन में हम पढ़ेंगे। फिर अदर सोर्सेज हैं जो कि किसी चारों हेड्स में नहीं आते, वो अदर सोर्सेज में आते हैं। देन हमने ये कहा था कि सारे के सारे जो सोर्स ऑफ इनकम हैं ये सेक्शन 11 के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं। फिर कल हमने ये पढ़ा था कि FBR की 2 वेबसाइट्स हैं। एक हमारी वेबसाइट जो है उसका नाम fbr.gov.pk है, जो कि इंफॉर्मेशन की वेबसाइट है, और दूसरी हमारी वेबसाइट रिटर्न फाइलिंग की है, जिसको हम IRS बोलते हैं। देन हमने ये कहा था कि इनकम टैक्स जो रिटर्न होती है बेसिकली 2 तरह की होती है, एक सैलरी रिटर्न होती है और एक नॉर्मल रिटर्न होती है। देन हमने ये पढ़ा था कि हम कंसल्टेंट के तौर पे अपने आप को कैसे बना सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, उसको हमने पढ़ना है। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो टैक्स पीरियड है वो 12 मंथ्स का होता है, जून पे एंड होता है। पिछले एक साल में जुलाई में स्टार्ट होगा, अगले साल के जून पे एंड होगा। लेट्स से आज 23 जुलाई है, तो जो 1 जुलाई गुजर चुका है, आज से 23 दिन पहले, वो फर्स्ट डे ऑफ आ टैक्स ईयर है। किस टैक्स ईयर का, जो कि एंड होगा, यानी कि आई एम सेइंग कि जो आपका 1 जुलाई 2026 है, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। किस चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर द टैक्स ईयर, जो कि एंड होगा 30 जून 2027 पे। यानी कि टैक्स ईयर 2027 जो है उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट कौन सा है, 30 जून 2027। तो चूँकि 30 जून के साथ 2027 अटैच है, 2017 अटैच है, इसलिए हम इसको टैक्स ईयर 2017 बोलते हैं, 2027 बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि NTN क्या होता है। NTN आपका नेशनल टैक्स नंबर होता है। FBR के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग सेक्शन 181 सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग योर CNSE इज इक्विवेलेंट टू योर NTN नंबर। आल दो जब हमने टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी कल खोली थी, देखी थी, उसमें हमने समझा था कि आपका जो NTN नंबर है वो अलहदा रेफरेंस नंबर के तौर पे आ रहा होता है, लेकिन मैंने कानूनी बात भी बता दी और प्रैक्टिकल भी आपको दिखा दिया। फिर मैंने आपको थोड़ा सा जुरिस्डिक्शन का बताया था। जुरिस्डिक्शन में मैंने ये बताया था कि आपका जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका रिटर्न फाइल करते हुए जुरिस्डिक्शन बड़ी मैटर करती है, चूँकि जब आपको रिटर्न फाइल करने के बाद कभी नोटिस आता है तो आपके RTO से आता है, जो आपका रेलिवेंट RTO होता है, या अगर आप बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं तो आप LTO में भी हो सकते हैं, MTO में भी हो सकते हैं, ठीक है। CTO में कंपनीज होती हैं नॉर्मली। और ये मैंने आपको ये बताया था कि ये सारी जुरिस्डिक्शन जो है ये बेस्ड ऑन एड्रेस होती हैं। किसकी बेस पे होती हैं? बेस्ड ऑन एड्रेस होती हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से हम किसी भी कंपनी का जो अगर नाम हमें पता, उस नाम से टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी करके हम उसका NTN कैसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है वो 30 सितंबर है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि आपका जो कंपनी है उसका NTN आपको ऑटो में मिल जाता है, पार्टनरशिप का NTN लेना पड़ता है, जो हम लेना सीखेंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था इंडिविजुअल के केस में NTN कैसे रजिस्टर्ड करते हैं, ये भी कल हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये सारा जो 4-5 मिनट में मैंने आपको खुलासा प्रेजेंट किया है, ये हमारी लास्ट क्लास के मुतालिक है। अगर आप लोगों का कल की क्लास के मुतालिक जो अभी मैंने आपको रिवाइज़ करवाया है कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन है उसमें से जो मैंने पढ़ाया है तो आई एम देयर टू गाइड यू, राइट।
आपकी जो बाउंड्री है वो क्लास के अंदर से है। येस, इफ़ यू वांट टू क्वेश्चन मी कि येस आप हमें बढ़ाने आए हैं तो मेरे जी चंद क्वेश्चन है बिफोर एडमिशन में पूछना चाहता हूँ तो वो आप पूछिए, ठीक है, अगर आप मुझे जज करना चाहते हैं। अदरवाइज आपको एक ही चीज़ बताऊंगा लेकिन मेरे तरीके से, आपके तरीके से नहीं। आप एक बंदा एक दिन कहेगा ये बता दें, अगला बंदा कहेगा वो बता दें, तीसरा बंदा कहेगा वो बता दें, चौथा बंदा कहेगा वो बता दें, तो मैं तो फिर पूरी घूमता ही रहूँगा, ठीक है। देर इज़ नो टाइम कि हम अपने हर बंदे को इंटरटेन कर सकें। हम हर बंदे का जब एंड ऑफ द सेशन पहुंचेंगे हर एक सवाल का जवाब दे चुके होंगे। अगर कोई बंदा कहेगा ना जब हमारा इनकम टैक्स खत्म होगा कि इनकम टैक्स का ये सवाल आपने नहीं करवाया तो वो मैं जिम्मेदार होऊंगा, लेकिन उसके लिए आपने चलना मेरे पैटर्न और मेरे तरीके पे होगा। क्लास नंबर 2 के अंदर अभी भी हमने ये नहीं पढ़ा कि रिटर्न किसने फाइल करना है, रिटर्न क्या होता है, लेकिन रिटर्न को जब खोला था उसके अंदर एक ये सवाल आ रहा था, आर यू अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एज पर सेक्शन 82 to 84 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। क्या आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग क्या आप रेजिडेंट हैं? तो ये क्या होता है, रेजिडेंट भी होता है एंड नॉन रेजिडेंट भी होता है। सर क्या फ़र्क है? सर रेजिडेंट वो बंदा होता है जिसमें कोई आपकी जो सिटीजनशिप है वो मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि अगर आप पाकिस्तान में स्टे करते हैं, इफ़ यू स्टे इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज और मोर इन आ टैक्स ईयर। टैक्स ईयर का आपको पता है कि जो एक साल 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है? 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट होगा, लेट्स से 26 से, और ये एंड होगा अगले साल जाके 30 जून 2027 पे। ये 12 माह का टाइम पीरियड है। कितने का? 12 मंथ्स का। इस 12 मंथ्स को हम कहते हैं टैक्स ईयर 2027। इन 12 माह के अंदर, इन 12 माह में तकरीबन 365 डेज होते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एस्टिमेटेड। कोई कहेगा 360/360। इनके अंदर इस 365 दिन के अंदर अगर कोई भी बंदा पाकिस्तान के अंदर 183 डेज रहे या उससे ज़्यादा रहे, डेज और मोर, तो दैट पर्सन विल बी कंसीडर्ड एज रेजिडेंट पर्सन। तो रेजिडेंट होगा तो क्या हो जाएगा? सर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जानना ज़रूरी है कि सर अगर उस बंदे की दुबई से टैक्स इनकम आती हो, सऊदीया से आती हो, कनाडा से आती हो, तो टैक्स क्या होगा? क्योंकि रेजिडेंट के बारे में हमने डिटेल में बाद में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको रेजिडेंट के टैक्स के बारे में बता दूँ। अभी मैंने बताया कि रेजिडेंट कौन होता है? वो बंदा जो पाकिस्तान में 12 माह के अंदर, वो 12 माह जो जुलाई से स्टार्ट होंगे 1 से और 30 जून पे एंड होंगे, इन 12 माह के अंदर कितने दिन रहेगा? 183 डेज और मोर, ठीक है। तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज रेजिडेंट। एंड बल्कि इसका हम ये लिखते हैं कि इसकी वर्ल्ड वाइड इनकम क्या होती है? जो ये पाकिस्तान से अर्न करेगा प्लस कोई ये दूसरी कंट्री से अर्न करेगा। एग्जाम्पल दूंगा आपको, फॉरेन कंट्री से अर्न करेगा, फॉरेन कंट्री से। भाई पोर्टल पे टक 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 कैसे करके डालनी है फिगर्स, ये मेरा काम है, आपका काम नहीं है। आपने पहले कंसेप्ट समझने हैं किसी की रिटर्न को एक्यूरेट करने के लिए। क्या है जी? आपकी इनकम्स, आप पाकिस्तान से सैलरी कमा रहे हैं, पाकिस्तान में आपकी प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान से सैलरी कमा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर आपकी प्रॉपर्टी है, उस पर रेंट आ रहा है। अच्छा, दुबई में आपका बैंक अकाउंट है, उस पर प्रॉफिट आ रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि जो पैसे पाकिस्तान में कमाए उस पर भी पाकिस्तान में टैक्स दो, और जो दुबई से पैसे आए उस पर भी पाकिस्तान पर टैक्स दो। ये किस बंदे को कहा जाता है? जो बंदा रेजिडेंट होता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो कोच है, वो पाकिस्तान में गलती से, उसको पाकिस्तान के कानून का नहीं पता, वो पाकिस्तान में आता है और उसको पता चलता है कि मैं पाकिस्तान में 185 दिन स्टे कर लिया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा मुबारक हो, आप रेजिडेंट बन गए। उसने कहा क्या कोई ग्रीन कार्ड पाकिस्तान का मिलेगा? उन्होंने कहा नहीं, वो हमारा कोई कंसेप्ट नहीं होता, आप लेंगे भी तो आपको माशाल्लाह हम ऐसे छतरौल करेंगे, हमारे पाकिस्तान का जो कानून है बड़ी आपकी इज्जत करता है,
लेकिन हम आपसे सिर्फ टैक्स लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो पाकिस्तान में कमा रहे हो उस पर तो टैक्स दो ही दो, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको दे रहा है। वो जो आपकी जर्मनी में कंपनी है ना, उसका पाकिस्तान में टैक्स। उसने कहा भाई पागल हो गया। उन्होंने कहा यस, ये रेजिडेंट का कंसेप्ट है। अभी रेजिडेंसी के ऊपर आगे चल के फ्यूचर में और भी बातें होंगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग व्हाट इज़ मेंट बाय रेजिडेंट वो मैंने आपको सादा से लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर दिया कि रेजिडेंट कौन होता है। ठीक है, अच्छा जी मैडम आप सवाल कर सकती हैं वजिया, आप जस्ट यू हैव टू राइट और अदरवाइज वेट फॉर द एंड, लेकिन क्वेश्चन टॉपिक के अंदर से हम लेंगे। आई नो कि मुझे क्या बढ़ाना है, अल्लाह के हुक्म से एक एक बंदा मेरे से एक दफ़ा टेक्स्ट पढ़ने के बाद आपको दोबारा कभी टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि आप थोड़ा सा मेरे तरीके पे चलेंगे सारे लोग, तो इंशाल्लाह आप सब लोग को फ़ायदा होगा। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा बड़े माशाल्लाह बड़े जो एक्टिव लोग हैं सर, आवाज़ नहीं आ रही है, माशाल्लाह नाइस, आई लव इट कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। नॉन रेजिडेंट, एक जब रेजिडेंट होता है तो दूसरा नॉन रेजिडेंट होता है। उसने कहा प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, उसने कहा जो पब्लिक कंपनी होती है, उसने कहा पब्लिक कंपनी कौन सी होती है जो प्राइवेट नहीं होती। तो नॉन रेजिडेंट कौन होता है, जो रेजिडेंट नहीं होता। ठीक है, तो फिर ऐसा मतलब वो बंदा जो 183 दिन से कम रहेगा। अ पर्सन who stays in Pakistan in any tax year less than 183 days। अच्छा कोई बंदा कहता है मैं तो बीमार था, क्या ये दिन गिना जाएगा? यस। पाकिस्तान में वो लॉकडाउन हुआ था, गिना जाएगा? यस। कोई धरना चल रहा था, गिना जाएगा? यस। मैं रात को 11:55 पे आया तो 5 मिनट हुए थे, गिना जाएगा? यस। मैं पाकिस्तान से जा रहा था तो गिना जाएगा? यस। तो इसके ऊपर बकायदा रूल्स के अंदर लंबे चौड़ी डिबेट्स दी हुई हैं। मैं उस पर साइंसों पे नहीं जाता, बट वट आई हैव टू गाइड यू एदर यू आर रेजिडेंट और नॉट। सर क्यों बता रहे हैं, ये हमें क्या ज़रूरत है, हमारा दिल नहीं करता आपको सुनने का। सर माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको बात बुरी लगी है, चूँकि हमारा जो पोर्टल शरीफ है जिसको हम आयरस पोर्टल बोलते हैं, मैं आप लोगों की खिदमत में पोर्टल शरीफ को हाजिर करता हूँ। उसके अंदर ये सवाल पूछा जाता है तो मुझे फ़ोन आता है, सर ये रेजिडेंट कौन होता है? मैं कहता हूँ भाई ये चाय के साथ खाते होते हैं, लिहाजा आपने समझ लेना है कि हु इज़ रेजिडेंट एंड हु इज़ नॉन रेजिडेंट। एक मिनट जी मैं अपना लॉगिन कर लूँ सो डैट कि हम इसको आपको प्रैक्टिकली दिखा सकें। अच्छा जी, अब मैं आज आप लोगों के साथ अपना पासवर्ड फॉरगेट करता हूँ। पासवर्ड मैं अपना भूल चुका हूँ, ठीक है, वो दूसरे सिस्टम में सेव था। तो चलो इसी बहाने आपको भी समझ आ जाएगी कि पासवर्ड अगर बंदा भूल जाए तो हाउ टू फॉरगेट पासवर्ड। तो सर जी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फॉरगेट पासवर्ड पे। यहाँ पे कहाँ पे, दोबारा से आपने बॉस क्लिक करना है। अच्छा जी सर यहाँ पे क्लिक करेंगे अकाउंट रिकवरी पे, ठीक है। यहाँ पे जब क्लिक कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है, तो अगला हमारा काम क्या है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नई स्क्रीन आएगी जो कि कुछ यूँ होगी। व्हेन यू क्लिक हेयर, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। मैं अपना यहाँ पे CNSE नंबर लिखूँगा, मैं अपना यहाँ पे ईमेल लिखूँगा, मैं अपना मोबाइल नंबर लिखूँगा। यहाँ पे सर मुझे एक अदद कोड शरीफ मोबाइल पे आएगा। आजा बेटा, आ गया। एक बॉस मेरे ईमेल पे कोड आया है। जब इन दोनों कोड्स को मैं मिला देता हूँ तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। वो कहता है भाईजान आप नया पासवर्ड टाइप करें। मैं नया पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, ठीक है। नए पासवर्ड के अंदर क्या चीज़ होती है, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक छोटा लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल करैक्टर होना चाहिए, ये बताता भी है स्पेशल करैक्टर क्या होता है, और एक मिनिमम 8 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। ये सारी शर्तें, कस्में, वादे आपने पूरे करने हैं। लीजिए जी मैंने दोबारा पासवर्ड लिख दिया। पिन ये होता है जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको पिन लगाना होता है। पिन सादा लफ्ज़ों में बोले तो सिग्नेचर कभी भी आप लिख के नहीं करते होते, ऑनलाइन में आपका एक कोड होता है। तो मैं अपना कोड मिला रहा हूँ, ठीक है, कोड मैंने मिला दिया।
लीजिए जी, उसने कहा मुबारक हो, आपका पासवर्ड रीसेट हो गया है, ठीक है, इतने बजे हो गया है, चलो आप लॉगिन कर लें, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मुबारक हो, आपने पासवर्ड रीसेट करना सीख लिया है। अगर किसी का लॉगिन बना हुआ है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का भी कंसेप्ट सीख लिया है, हाउ टू फॉरगेट पासवर्ड ये भी आपने सीख लिया है, ठीक है। बता दीजिए ये बात आपको समझ आ गई है कि पासवर्ड फॉरगेट कैसे करना है, ये आपको समझ आ गई है। अगर एक ईमेल तक सक्सेस हो, एक तक ना हो, मोबाइल नंबर आपके नाम पे जो रजिस्टर्ड हो, तो इसका एक सादा सा तरीका है। वही तरीका कौन सा है? अकाउंट रिकवरी का। मैं अकाउंट रिकवरी में नहीं गया, मैं फॉरगेट पे गया हूँ भाई। बाकी सारे लोग भी टाइप करके बता दें ताकि अगर पिन भाई आपका 2 मिनट में रिट्रीव हो जाता है, पिन का कोई मसला ही नहीं है। ये इतने अच्छे हैं पिन के लिए, इन्होंने पता क्या किया हुआ है, ये आपका ये नज़र आ रहा है मेरे दोस्त फुरकान, मिस्टर फुरकान, यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे फुरकान भाई, बाकी सारे लोग भी भाई थोड़ा सा खांसी खुंसी कर दें, टाइप करके बता दें कि उनको समझ आ गई है, ताकि मैं थोड़ा सा मुतमिन हो जाऊँ कि यार सारे लोग जाग रहे हैं, ठीक है। टाइप कर दें, थंब इंप्रेशन कर दें। अगली क्लास में आपके वो ये ओपन होंगे आपके स्क्रीन चैट भी और सारा। अभी आप पर्सनल चैट भेजते हैं, फिर आप दूसरों को भी मैसेज पढ़ पाएंगे, ठीक है जी। चलें, शाबाश। अच्छा, यहाँ पे ये चेंज पिन है, यहाँ से भी चेंज पिन हो सकता है, ठीक है। ये देखें, जो मैंने पहले लगाया था ये मैंने बदल दिया, ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया। लो जी, ये तो मजाक वाली इन्होंने बात रखी हुई है ये। अच्छा सॉरी, मिसमैच हो गया, यहाँ पे एक मलाया ही नहीं था, यस, स्टिल मिसमैच है, अब नहीं होना बेटा। यस, पिन चेंज सक्सेसफुली, ठीक है। आई बिलीव आपको पिन चेंज करना भी आ गया। अच्छा, अगली चीज़ क्या है, प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं, प्रोफाइल पे जाते हैं तो जो फरमानी आपने, ऐसा कई लोगों को लगेगा यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है भाई, हर चीज़ इंपॉर्टेंट, आपने हर चीज़ को समझना है, आप समझने आए हैं। अच्छा जी, इस प्रोफाइल में अगर हम जाते हैं सर, अच्छा यहाँ पे फिर ये देख रहे हैं खाली बॉक्सेस, बताइएगा खाली बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं? यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा, कुछ भी। सर ये क्या है? सर अगेन सर ये है कि आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर अब ये देखिएगा एकदम से सारा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। सर ये क्या है? ये कैसे चीज़ें लिखी हुई आ गई? सर ये कैसे चीज़ें लिखी हुई आ गई? ये क्या चीज़ है? कैसे? RTO साहिवाल लिखा हुआ आ रहा है, CNC नंबर आ रहा है, ठीक है। मेरा यूनिट ऑफिसर कौन सा है, कौन सा AC है, DC है, ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू है, जिस जो मेरे केस के लिए कभी कभी नोटिस आएगा या ऑफिसर मुझे देख रहा है, उसका नाम ये है आर फमूद अंजम, ठीक है। अच्छा, ये आप अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा राइट, इनकम टैक्स के अंदर मैं एक्टिव हूँ, नेशनलिटी पाकिस्तानी है, सेल्स टैक्स में मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ, तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या आ रहा होगा, बल्कि यहाँ पे सेल्स टैक्स बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, अच्छा ये नील या कैंसिल लिखी हुई आती है, जब मैं रजिस्टर्ड नहीं है तो आएगी भी नहीं। अच्छा जी सर, यहाँ पे इनकम सोर्सेज, बिजनेस एड्रेसेस, यूटिलिटी कनेक्शंस, बैंक अकाउंट्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये प्रोफाइल के अंदर होती हैं। हर चीज़ को हम 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे। ये प्रोफाइल के ऊपर भी हमने डिस्कशन करेंगे यहाँ से, लेकिन हमें पता चल गया कि हमारा यूनिट ऑफिसर कौन है, RTO यहाँ से भी पता चल जाता है, और बाहर से टैक्स पे प्रोफाइल इंक्वायरी से पता चल जाता है। अब मैं आपको इसी के साथ ये बताता हूँ कि अगेन व्हाट इज़ रिटर्न। सर आपने कल भी कहा था बताता हूँ, लेकिन आप आगे चले गए। सर उसमें रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का कंसेप्ट नहीं हुआ था, क्यों? हमने रिटर्न का एक एक फॉर्म भी समझना है। लेट्स से मैं रिटर्न को दोबारा एडिट कर रहा हूँ, ओपन कैसे करते हैं कल की क्लास में खोली थी, अगर आपको याद नहीं है तो हम दोबारा खोलनी देख लेते हैं। मैं दोबारा बल्कि आपको सिखा भी देता हूँ, कहीं आप ये ना कहें कि सर वो तो कल वाली बात थी, रात गई बात गई, आज तो नई रात आ गई है, ठीक। तो हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ से आप क्लिक करके डिलीट करें इसको, यहाँ पे आप जाएं नॉर्मल रिटर्न पे। नॉर्मल रिटर्न के ऊपर हमारी डिस्कशन नहीं हुई। मैंने कहा था कि मैं आपको अपना यहाँ पे नाम सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं अपना टैक्स ईयर सेलेक्ट करूँगा, टैक्स ईयर सेलेक्ट करने के बाद मैं कंटिन्यू करूँगा,
कंटिन्यू करने के बाद मैं उसको बताऊंगा कि मेरी सैलरी भी आती है, मेरी प्रॉपर्टी है उससे रेंट भी आता है, मेरे अदर सोर्स में क्या होता है, प्रॉफिट, डिविडेंड, ये क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। अच्छा, फिर बिजनेस भी है। कैपिटल गेन क्या होते हैं, आपने कुछ एसेट्स बेचे हैं, सिक्योरिटीज़ बेची हैं, इमोल प्रॉपर्टी बेची है, ये क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हर एक चीज़ के बारे में पढ़ना है। अच्छा, अगर कोई बाहर से, पाकिस्तान के बाहर से, अच्छा कोई फॉरेन इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है, वहाँ से सैलरी आ रही है, यानी कि ये जो 1, 2, 3, 4 और 5 हैं, अगर यही इनकम पाकिस्तान के बाहर से आए तो उसको हम कहते हैं फॉरेन सोर्स इनकम, या मतलब फॉरेन सोर्स इनकम, या फिर आपको फॉरेन सोर्स एसेट्स भी हो सकते हैं। जहरी बात है, एसेट्स होंगे तो इनकम आएगी, ठीक है। या फिर यह कि आप वहाँ पे जॉब करते हैं तो फिर एसेट्स नहीं होंगे, सिर्फ इनकम ही होगी। और कोई है, अगर पाकिस्तान के अंदर आपकी एग्रीकल्चर भी इनकम है, आपकी कोई खेती बाड़ी है, उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन है। हाँ, खेती बाड़ी के ऊपर पाकिस्तान में सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 के तहत एग्रीकल्चर इनकम इज़ एग्जम्प्ट। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, सेक्शन 41 सब सेक्शन 2। लेकिन ये सर फिर यहाँ पे क्यों लिखनी है, FBR को बताना है कि मेरी इतनी इनकम है, टैक्स नहीं देना, बताना है, ठीक है। तो मैं लिहाजा कहता हूँ मेरी ये भी इनकम है। अच्छा, ये तो सिर्फ सिलेक्ट किया, दूसरे लम्हे में आपने बताया कि मैं रेजिडेंट हूँ या नहीं हूँ। रेजिडेंट आप तकरीबन सारे होंगे, आपने यहाँ पे यस कर देना अगर रेजिडेंट होंगे। ये करने के बाद उसने बताया कि आपके ये कुछ टैक्सेस कटे हुए हैं, ये आपने इसको देख लेना है। देन आपने क्लिक करना है स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग पे। जो ही आप स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग पर क्लिक करेंगे, मुबारक हो कि आपका सैलरी का ये फॉर्म खुल गया है। हम सैलरी के फॉर्म को डिस्कस कर, सैलरी के फॉर्म को नहीं, पूरे रिटर्न को डिस्कस करते हैं। दिस इज़ योर रिटर्न, सर इनफैक्ट दिस इज़ नॉट योर रिटर्न, इट्स रिटर्न रॉन्ग। क्या मतलब है, मैं इसको दोबारा से डिलीट करता हूँ एक लम्हे के लिए। ये खुल गया, ये आपको पता चल गया है। मैं अब इसको एक लम्हे के लिए दोबारा डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं एक और जगह पे जा रहा हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा डेक्लरेशन, आई बिलीव आपको ये डेक्लरेशन का वर्ड नज़र आ रहा होगा, ये ठीक है। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ये डेक्लरेशन क्या होता है। रुक जाएं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डेक्लरेशन पे सर क्लिक करते हैं बॉस। यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल, ये नज़र आ रहा है जी, रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल, ठीक है। यहाँ पे आपका नॉर्मल रिटर्न यहाँ भी आ रहा है। तो बाहर वाले नॉर्मल रिटर्न में और इसमें क्या फ़र्क है सर, ये जो यहाँ पे लगा हुआ है डेक्लरेशन के अंदर, इसमें और जो बाहर नॉर्मल रिटर्न है उसमें क्या फ़र्क है। मैं कहूँगा पहले यहाँ पर ही होता था, यहाँ से उन्होंने उठा के उसको बाहर भी लिख दिया ताकि किसी बंदे को यहाँ पर ना आना पड़े, लोगों को आसानी से ही चीज़ बाहर से मिल जाए। कहाँ से मिल जाए, बाहर से आसानी से चीज़ मिल जाए, ठीक हो गया। अच्छा जी, यानी कि ये जो डेक्लरेशन का कॉलम है, इसके अंदर जो रिटर्न लगा हुआ है यही बाहर है। सर खोल के दिखाएं, हमें यकीन नहीं आता। सर खोल के भी देख लेते हैं। सर फिर ये डेक्लरेशन है, वो रिटर्न की कोई और चीज़ नहीं, रुक जाएं, मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ, टैक्स ईयर 2026 पे क्लिक करता हूँ। आप यकीन कीजिए कि ये वही वाला फॉर्म खुल गया है, सेम फॉर्म खुल गया है। और मैं इसको अगर यहाँ से रेजिडेंट को, अच्छा ये करना पड़ेगा, इसके बगैर आगे नहीं जाएगा। जब यहाँ से क्लिक करके स्टार्ट फाइलिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुबारक हो, यहाँ पे ये फॉर्म ओपन हो गया है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म ओपन हो गया है। अच्छा सर क्या मतलब है, सर मतलब ये है कि सर रिटर्न और डिक्लेरेशन में फ़र्क क्या होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड डिक्लेरेशन। सर रिटर्न और डिक्लेरेशन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सर दो चीज़ें हैं, एक है रिटर्न, कभी किसी दोस्त को उधार पैसे दिए हों और हम उससे उम्मीद लगाएं कि वो पैसे वापस मिलेंगे, तो हम बड़े बेवकूफ़ हैं। क्योंकि अच्छा दोस्त है ना हमारा, और अच्छा दोस्त ना होता, उसे तल्लक बनाना होता, वो तो पैसे वापस करता। जो ज़्यादा अच्छा दोस्त होता है वो पैसे दबा लेता है। अपनी बहन भाई को देख लें, छोटा बहन भाई जो है। अच्छा, रिटर्न और दूसरा क्या है, डेक्लरेशन, ठीक है।
मजाक में बात की, सीरियस नहीं हो जाए। रिटर्न का मतलब है किसी को चीज़ दे के वापसी की उम्मीद रखना, कुछ चीज़ दे के वापसी की उम्मीद रखना। वापसी की हैं, वापसी की क्या मतलब है मेरे दोस्तों? आप लोग मोबाइल फ़ोन का कार्ड रिचार्ज करते हुए गवर्नमेंट को पैसे देते हैं, आप टूथपेस्ट, पानी, शैम्पू, आपका कुकिंग ऑयल, आपके चॉकलेट्स, आपका मिल्क, आपके जितने भी मतलब वो चीज़ें हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, वहाँ पे आप सेल टैक्स देते हैं या कहीं पे आप इनकम टैक्स देते हैं, एडवांस इनकम टैक्स देते हैं। हमने हर चीज़ को समझना है, हर बंदे को हर चीज़ की क्लैरिटी होगी, आई एश्योर यू। बट तब तक आपने बस गुजारा करना है कि अच्छा टैक्स देते हैं। जब हम टैक्स देते हैं तो हम सरकार को कहते हैं माई बाप पैसे वापस चाहिए। उन्होंने कहा हैं वापस चाहिए? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा कैसे वापस चाहिए? मैंने कहा सर जी बात सुने, यूएस के अंदर अगर कोई बंदा अनएम्प्लॉयड हो जाता है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। उन्होंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा सर वहाँ पे कोई बंदा बच्चे पैदा करता है, उसके बाद जॉब पे जाता है और अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ता है, ठीक है, तो डे केयर वाले जो पैसे लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर उसको चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिलता है, ठीक है, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिलता है। मैंने कहा अगर वो बंदा कोई और उसको मसला मसाइल आ जाता है तो उसको बड़े सारे अलाउंसेस मिलते हैं। अगर बड़े सारे आप अलाउंसेस अगर सर्च करना चाहें तो गूगल से आपको लिस्ट मिल जाएगी। मैंने कहा उसके अलावा सर उसके घर वालों की गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेती है, ठीक है, उनको अच्छे हॉस्पिटल्स मिलते हैं, उनको अच्छी आर्मी मिलती है, उनको अच्छे जजेस मिलते हैं, अच्छा इंसाफ होता है, आपकी आर्मी भाई अच्छी है, ठीक है, तो सारी फैसिलिटीज़ उनको मिलती हैं, एक एक किस्म की फैसिलिटी उनको बाहर मिलती है। यानी कि वो टैक्स दे के बदले में रिटर्न चाह रहे होते हैं, वापसी चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो याद रखें कि पाकिस्तान में तो रिटर्न का लफ्ज़ आपने सुनना है, और जैसे आपके भाई ने आपको पैसे देने के लिए मुस्कुरा दिया और आपने भी देख के मुस्कुरा देना है कि गवर्नमेंट भी आपको ऐसे मुस्कुरा के ही वापस कर रही होगी पैसों को, ठीक है। तो जितनी फैसिलिटीज़ हैं आप लोग जानते हैं माशाल्लाह, ठीक है, और नहीं मुझे बताने की ज़रूरत कि आपको रिटर्न मिलता है कि नहीं मिलता। एक्चुअल में हमारी गवर्नमेंट बहुत समझदार है, उन्होंने रिटर्न का कंसेप्ट नहीं दिया, उन्होंने कंसेप्ट दिया है डिक्लेरेशन का। ये डिक्लेरेशन क्या भला है? डिक्लेरेशन सर भला ये है, वो कहते हैं रिटर्न का कंसेप्ट छोड़ो, आप कहो टू डिक्लेयर। टू डिक्लेयर से क्या मुराद है? उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने आपको बहुत मालो दौलत दिया है, आप पूरे साल कमाते हैं, पूरे साल खर्चे करते हैं, गवर्नमेंट गरीब है उसको टैक्सेस देते हैं, बस आपने हमें बता देना, और अगर आपका दिल करेगा जितनी कोई इनकम लिखेंगे कोई टैक्स बनेगा वो जमा करवा देना। तो सादा लफ्ज़ों में दिस इज़ योर डिक्लेरेशन। इसके अंदर क्या है आप बताओ जी, सैलरी से क्या कमाया है, प्रॉपर्टी से क्या कमाया है, ठीक है, बिजनेस से क्या कमाया है, और कैपिटल गेन से क्या कमाया है, अदर सोर्स से क्या कमाया। ये रिटर्न की हम डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा जी, आपने बिजनेस से क्या कमाया, हर एक फॉर्म को, हर एक चीज़ को हमने डिस्कस करना है। मैं आपको थोड़ा रिटर्न की थोड़ी सी जादूगरी या थोड़ा सा कंसेप्ट दे रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा इसके अलावा आपका कैपिटल गेन से क्या है, हर एक चीज़ के ऊपर इंशाल्लाह तमीदे बांधेंगे, लंबी लंबी डिस्कशन करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। कैपिटल गेन क्या होता है इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसने कहा ये आप बता दो, अदर सोर्स क्या होता है ये बता दो, फॉरेन सोर्स से अगर आपकी कोई इनकम आ रही है, कोई सैलरी इनकम आ रही है, प्रॉपर्टी इनकम आ रही है, कैपिटल गेन आ रहा है बाहर से, वो बता दो। उन्होंने कहा एट द एंड आपके जितने भी अलाउंसेस हैं, अलाउंसेस क्या होते हैं इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो बता दो, टैक्स रिडक्शन बता दो, टैक्स क्रेडिट बता दो। एक एक चीज़ के ऊपर आपका भाई आपको गाइड करेगा। विद होल्डिंग टैक्सेस, जो आपके मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस करते हैं, ये देखो माशाल्लाह उसने अपने गुनाहगार हाथों से खुद लिख के दे दिया, ठीक है, ये उसकी सारी चीज़ें, ओहो तौबा तौबा, सारी चीज़ें उनको पता है, ये सारी चीज़ें लिख के दे दी। तो उन्होंने कहा जी जो टैक्सेस कटे हुए हैं वो बता दो। फिर उन्होंने कहा कंप्यूटेशन, उन्होंने कहा कोई हमारा पूरे साल की जो इनकम वगैरह है वो बता दो। ये कैसे हुआ इसको छोड़ दें, बस अभी आप समझते जाएँ। अच्छा जी, ये मैं बता रहा हूँ रिटर्न के अंदर क्या क्या होता है, फिर मैं लिखूंगा आपको शक्ल होगी, अच्छा ये रिटर्न होती है, ये हमारी रिटर्न ही डिक्लेरेशन होती है। रिटर्न तो आपको गुनाह ही होने हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। फॉरेन एसेट्स लायबिलिटी, पाकिस्तान से बाहर अगर आपके कोई एसेट्स लायबिलिटीज़ हैं तो वो बता दो। पर्सनल एसेट्स या लायबिलिटीज़ हैं, पर्सनल ज़ाती, वो बता दो, ठीक है। सर ज़ाती के अलावा कारोबारी कहाँ पे आएंगे, वो बिज़नेस के अंदर आएंगे। बिज़नेस के अंदर कहाँ पे आएंगे, वो बिज़नेस के अंदर सर यहाँ पर आएंगे, किधर गया भाई, बैलेंस शीट में। कहाँ पे, बैलेंस शीट में, वो यहाँ पे आएंगे। तो हम कैसे लिखने हैं कैसे नहीं लिखने ये भी आपको बताऊँगा।
फिर दोबारा से आपने कहा सर सारे साल कमाइयाँ तो बता दिया सर, जो खर्चे होते हैं मैंने कहा खर्चे भी बताने होते हैं, ठीक है। आपने कहा दूसरी चीज़ें, मैंने कहा एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। अच्छा पर्सनल एसेट्स लायबिलिटीज़ ये भी बता दो, ठीक है। उसके बाद आपकी रिकन्सिलेशन के ऊपर आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आके आपने सारे एक्सपेंसेस सारी चीज़ों को मैच करना है। कैसे मैच करना है, आई विल गाइड यू, ठीक है। एक्सपेंसेस को यहाँ पे आपने ऐड ऑन करना है और कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुलेगी, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ये देखें लंबे लंबे एक्सपेंसेस, आप बस टिक करेंगे फिर उसकी अमाउंट बता देंगे ये है, ठीक है। तो इसको हमने फिल करना है, कैसे करना है आई विल गाइड यू, ठीक है। अच्छा इसका मतलब ये कि रिटर्न क्या होता है वो माशाल्लाह आपने समझ लिया कि रिटर्न का मतलब क्या है। डिक्लेरेशन का क्या मतलब है, टू डिक्लेयर, ठीक है। व्हाट टू डिक्लेयर, मैं यहाँ पे दोबारा से डिक्लेरेशन की बात करता हूँ, डिक्लेरेशन की, ठीक है। अच्छा डिक्लेरेशन निकला है, टू डिक्लेयर से मीन्स यू हैव टू रिपोर्ट योर इनकम्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है। अब इनकम के आगे ब्रैकेट लगा के मैं लिखना शुरू कर दूँ, सैलरी प्रॉपर्टी, चलो यार आपकी खुशी की खातर क्या करूँ, सैलरी इनकम प्रॉपर्टी इनकम, ठीक है। और आगे ये मैं यूँ कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी इनकम है वो बताओ टू द गवर्नमेंट, प्लस और क्या बताओ, और ये बताओ कि आपके अगर कोई फॉरेन सोर्स इनकम है वो बता दो। अच्छा सर यही नो, इसके अलावा और क्या बताना है सर, आपके पास जो एसेट्स हैं वो बता दो, ठीक है। सर और क्या बताना है, एसेट्स के अलावा आपके जो लोगों को पैसे उधार देने वाले हैं वो बता दो, ठीक है। अच्छा और सर क्या बताना है, और आपने कोई इनहेरिटेंस आया है, गिफ्ट आया है, एमनेस्टी मैसेज डिक्लेयर की, सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, वो बता दो सर। उसके अलावा आप अपने एक्सपेंसेस बता दो, उसके अलावा जो आपके टैक्सेस कटे हुए हैं विद होल्डिंग्स ये बता दो। अच्छा ये अगर मैं वैसे लिखता तो आपको समझ ना आती, क्योंकि आपकी वो ज़हन में आप शक्ल है कि यार यूं करके होता है, तो ये अब आपको डिक्लेरेशन क्या होती है, उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा सा एक इमेज बन चुकी होगी। और अगर आपको इमेज बन गई है तो टाइप करके लिख के अंगूठा दिखा के किस तरह से मुझे बता दें कि आपको यहाँ तक तसल्ली थोड़ी सी हो चुकी है, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू जी। अच्छा फर्दर सर, वाई गवर्नमेंट इम्पोज टैक्सेस, अच्छा ये मुझे ये बता दें, आई वुड लव टू नो, थोड़ा सा 2 मिनट चाहिए आप लोगों से, टाइप करके बता दें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं थ्योरी बढ़ा के आपको बोर किए जा रहा और आप कह रहे हो सर जी आप आते पोर्टल पे यूं टुक टुक करके फिगर डालते और फिर हमें रिटर्न बनानी सिखाते और आपने आके पूरा, मैं सवाल नहीं पूछ रहा, मुझे आप लिख के बता दें, या कंसेप्चुअल आप बता रहे हैं तो सर आप गलत कर रहे हैं, आप बस रिटर्न बनानी सिखाएं, ये क्या बेहुदा हरकत है कि आपने आके शुरू कर दिया है, बताएं जी सारा टाइप करके। अच्छा जी माशाल्लाह, लोग थके हुए हैं, मेहरबानी है उनकी कि वो फिर भी क्लास लेने बैठ जाते हैं, टाइप करने में लोग को दुश्वारी हो रही है। अच्छा वो कहते हैं भाई लिखना नहीं होना है ही काम, ठीक है चलो जी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी लोग साथ डिस्कशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप कहेंगे नहीं सर ऐसे ठीक नहीं है, तो फिर भी मैंने वैसे ही करना है, मैंने कौन सी आपकी मान लेनी है, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही बढ़ाता होता हूँ ताकि लोग फिर तभी तो बाद में तारीफ़ करते हैं, वरना तो आपको फिर समझ भी नहीं आएगी। सही बात है अब्दुल्ला, करनी तो मैंने अपनी मर्ज़ी है। अच्छा जी, वाई इम्पोज गवर्नमेंट टैक्सेस, सर देखें सरकार की एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है आपका मिलिट्री, ठीक है, स्पेलिंग को इग्नोर कर देना यार पढ़ लिखे लोगों। अच्छा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है एजुकेशन, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, सारी बातें सीरियस नहीं ले लेनी। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल्स, ठीक है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है हाईवेज़, ठीक है, मतलब इसके ऊपर प्रॉपर वो प्राइवेट हैं, सरकार के हैं, सेमी गवर्नमेंट हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा, आपके बाकी डैम शैम। अच्छा गवर्नमेंट जितनी भी आपके लिए काम करती है, गवर्नमेंट को माल कहाँ से आता है, गवर्नमेंट के खर्चे तो हैं, गवर्नमेंट की मिलिट्री है, एजुकेशन है, बेनजीर इनकम सपोर्ट है, हॉस्पिटल हैं, डैम्स हैं, हाईवेज हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के खर्चे तो हैं। गवर्नमेंट की इनकम क्या है, ये तो सारे के सारे खर्चों वाला डिपार्टमेंट है। ये जो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन है
ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। उस रेवेन्यू से जो सरकार है इन सारे महकमों को फंड करती है। हाँ, कुछ महकमों के अपने भी मामलात हैं पैसे कमाने वाले, लेकिन याद रखें जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है या गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, मैंने आपको सादा से अल्फाज में बता दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हमें सीखना ये है कि गवर्नमेंट क्यों टैक्सेस कलेक्ट कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, असीब भाई कहते हैं गवर्नमेंट सच में काम करती है। यार मुझे भी नहीं पता, मैं भी आपके जैसा छोटा सा शरीफ सा अदना सा आदमी हूँ, ठीक है। अच्छा जी, आगे अगर चलते हैं तो सर गवर्नमेंट के टैक्सेस लेने का एक मैकेनिज़्म भी है। अच्छा याद रखिएगा, गवर्नमेंट का टैक्स लेने के लिए इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट, लाजमी तौर पे गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी हो। क्या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बना के टैक्स लेना गवर्नमेंट को जायज़ है? नो। गवर्नमेंट को पहले आईने पाकिस्तान ने इजाज़त दी। सर आइन का टैक्स के साथ ताल्लुक़ क्या है? कोई अजीम आदमी, कोई रहबर जो कानूनदान बैठा हो, मैं उसको अनम्यूट करूँगा और वो बताना चाहे कि यार मैं आपको बताता हूँ कि आइन का टैक्स के साथ ताल्लुक़ क्या है, विद आर्टिकल, ज़ुबानी नहीं बताएगा। उसके पास कोई कानूनी शिक्के मौजूद हों तो मेरे साथ बात कर सकता है, मैं अनम्यूट करने के लिए तैयार हूँ। कोई साहब हैं, इजाज़त है, मैं आपको मौका देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा चलें, कोई नहीं है। अच्छा मेरा ख्याल है कि कमेंट तो आया है। आई गॉट द प्रॉब्लम, नहीं, आर्टिकल प्राइमरी ग्रांटेड बाय 77 मुजम्मिल, शाबाश। अच्छा चलें सर, आप लोग जानते हैं हमारा एक कानून है पाकिस्तान का सबसे बड़ा कानून, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। थोड़ा सा ये चीज़ें डिस्कस करनी ज़रूरी हैं यार। किसी के साथ बैठो, बताओ मैंने बिशार साहब से पढ़ा हुआ है और वो पूछ ले कोई टैक्स की बात, तो आप मुंह में घुगनियाँ लेके बैठे हों और आपको बात ना करनी आती हो तो मुझे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो नाक नहीं कटवानी, हमने पढ़ना है, ठीक है। अच्छा जी, फॉर दिस मैं आपके सामने आईने पाकिस्तान को ओपन करने लगा हूँ। अच्छा, आईने पाकिस्तान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, अच्छा पोर्टल शोटल भाई मेरे 5 क्लासेस में ज़्यादा बता रहा हूँ, 4 क्लासेस की गेम है, पढ़का दूंगा और इसी तरह आसानी से पढ़का दूंगा, लेकिन कंसेप्ट दूंगा, बगैर कंसेप्ट के नहीं बताऊंगा। अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि सिर्फ बंदा पेलेगा तो नहीं, और आपने सिर्फ ये टोटल पूरा करना है ना, तो नहीं, हम हर चीज़ को समझेंगे। सर आई एम गोइंग टू आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 जो बात एक सरकार ने बताई थी कि उन्होंने कहा आर्टिकल 77, तो ये थी कि टैक्स लगना चाहिए बाय लॉ। मैं तो इनकम टैक्स के डायरेक्ट कानून पे आ जाता हूँ, ठीक है। आर्टिकल 70 यानी कि वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, आर्टिकल को आर्टिकल ही बोलेंगे। आर्टिकल 70 ये है पासिंग ऑफ बिल्स, कानून का पास करना, ठीक है। कानून को पास जब किया जाता है, आपको थोड़ा शायद आप सारे कानूनदान बरसा लोग बैठे होंगे, मेरे से ज़्यादा कानून जानते हैं। सबसे पहले बिल होता है, बिल को फिर क्या होता है, अप्रूव करवाया जाता है। कहाँ से? नेशनल असेंबली से, सेनेट से और देन प्रेसिडेंट से, तो वो आपका एक्ट बन जाता है। यानी कि पहले कोई भी जो कानून होता है वो बिल होता है, फिर अप्रूवल होती है, फिर एक्ट बन जाता है, ठीक है। मजलिस शूरा से पास होता है। तो यहाँ पे आपका आर्टिकल नंबर 70, उसका सब आर्टिकल नंबर 4 बहुत अहम बातें करने लगा हूँ आपसे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर सिर्फ वफाक कानून साजी करेगी। मैं अभी आपको बताने लगा हूँ कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पैदा कैसे हुआ, इनकम टैक्स का अबू कौन है, तो वो आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का अबू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। हो आर्टिकल 70 सब आर्टिकल आपका 4, ठीक है, उसका
पॉइंट नंबर 4 कह रहे हैं, सब आर्टिकल नंबर 4 कह रहे हैं ऑफ आर्टिकल 70। ठीक है, जब इसके अंदर हम गए तो इसने लिखा हुआ है कि एक हम लिस्ट बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन आईने पाकिस्तान बोल रहा है, और वो लिस्ट वो होगी जिसके ऊपर वफाक कानून साजी करेगी, और वो लिस्ट कहाँ पे होगी, 4th शेड्यूल में होगी। सर किन चक्रों में पड़ गए भाई, आप बस ये याद रख लें, कानून में आपके आर्टिकल 70 के अंदर जैसे कहते आपको पता होगा, जैसे कहते हैं आर्टिकल 6 लगा दिया गया जी मुशर्रफ पे, लेट्स सपोज आपने खबरों में सुना होगा, तो भाई इस तरह आर्टिकल 70 है, 70 के अंदर यह है कि एक 4th शेड्यूल होगा, उसमें वो बातें होंगी जिसके ऊपर क्या होगा, आपका वफाक कानून साजी करेगा। अच्छा, अब यहां पे जब हम गए 4th शेड्यूल, अब मैं भाई आपको 4th शेड्यूल में लेके जा रहा हूं। 4th शेड्यूल क्या बताता हूं आपको, ओ यार दिस इज 4th शेड्यूल। सर ये आपने 1 मिनट में कैसे ढूंढ लिया, भाई मैंने कंट्रोल F करके कंट्रोल F 4th शेड्यूल लिखे आ गया है। यहां पे सर लिखा हुआ है आर्टिकल 70 सब आर्टिकल 4 लेजिस्लेटिव लिस्ट, कानून साजी की लिस्ट, और कानून साजी में पहले कानून वो हैं जो कौन बनाएगा, वफाकी गवर्नमेंट बनाएगी। ये गलत तो नहीं लिखा हुआ, द डिफेंस ऑफ द फेडरेशन और यानी को जो दिफा के मतलब कानून वफाकी गवर्नमेंट बनाएगी। अच्छा ठीक है, ऐसे ही होगा। अच्छा यहाँ पे चलते 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 सर जी हम चले गए बॉस, एंट्री नंबर मुबारक हो, इसको कहते हैं हर एक पॉइंट को एंट्री नंबर। 4th शेड्यूल के अंदर हर एक पॉइंट को 1 2 3 4 इसको कहते हैं एंट्री नंबर। एंट्री नंबर 43 कस्टम ड्यूटी, ये कलेक्ट करना, वो फेडरल गवर्नमेंट, ये नहीं कहना कलेक्ट करना, ये लिखा हुआ कि इसके ऊपर कानून साजी करना वफाक की पावर है, तो वफाक ने अपना कानून बना लिया। अच्छा आपके एक्सरसाइज ड्यूटी को कलेक्ट करना वफाक की पावर है, तो उसने इसके ऊपर कानून बना लिया। ठीक है, अच्छा जी एग्रीकल्चर इनकम के अलावा बाकी इनकम के ऊपर टैक्स कलेक्ट करना वफाकी गवर्नमेंट की पावर है। आपके कंपनियों से टैक्स लेना वफाकी गवर्नमेंट की पावर है। ये नहीं लिखा वफाकी गवर्नमेंट की पावर, लिखा है इसके ऊपर कानून बनाना वफाकी गवर्नमेंट की पावर है। आपका सेल परचेज ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, ये जो सेल टैक्स है ये लेना वफाकी गवर्नमेंट की पावर है। आपके मदनियात के ऊपर टैक्स लेना वफाकी गवर्नमेंट की पावर है। आपके कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स पर टैक्स लेना वफाकी गवर्नमेंट की पावर है। यानी कि वफाकी गवर्नमेंट ने इस तरह से टैक्सेस लेने स्टार्ट किए। मुझे थोड़ी सी उम्मीद है और मैं रिपीट करता हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ठीक है, अच्छा मुझे उम्मीद है कि आपको अंडरस्टैंडिंग इस बात की होगी कि हमारा जो वफाकी गवर्नमेंट है इसके पास पावर्स हैं। किस चीज़ की पावर्स हैं? आपकी टैक्स कलेक्शन के लिए पहले उन्होंने कानून बनाया। कानून क्यों बनाया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने ये लिखा था कि वफाकी गवर्नमेंट कानून साजी करेगी। वफाकी गवर्नमेंट क्या करेगी? कानून साजी करेगी। सर मैं 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ और ये एक चैप्टर मैं अपने इनरोल्ड स्टूडेंट्स को गिफ्ट करूँगा। बस मैंने आपको कहा ना फर्स्ट रिव्यू अभी कंप्लीट होने वाला है बुक का, अभी फिर सेकंड रिव्यू होगा कि कोई बात कोई सेक्शन कोई चीज़ गलत ना लिखी हो, बाद में आप लोग ही मजाक बना रहे हो। अच्छा तो रिव्यू पे चीज़ें चल रही हैं। अच्छा खैर हम ये डिस्कस करते हैं कि आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की इब्तदा कैसे हुई, पैदा कैसे हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल नंबर 70 सब आर्टिकल नंबर 4 आगे 4th शेड्यूल। ठीक है, एंट्री नंबर 43 टू कहाँ तक है सर? 43 टू टैक्सेस के ऊपर है एंट्री नंबर 53। 43 से लेके ये सारे टैक्स लगाने की वफाकी गवर्नमेंट की पावर को बताती हैं। तो इस तरह से आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पैदा हुआ। ठीक है सर, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है,
यस मुजम्मल, डिकोडिंग टैक्सेशन ऑफ लॉज के नाम से ही बना रहा हूँ मैं। इस तरह से आपका जो आपकी ये एंट्रीज हैं, कौन सी एंट्री, एंट्री नंबर 47, एंट्री नंबर 48, ठीक है, एंट्री नंबर 48, यस 47 प्लस 48, 47 प्लस 48, इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट अपना कानून बनाया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अगेन इनकम का आपको पता है, और टैक्स क्या है आज मैं आपको बताता हूँ। ये कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन होती है, कंट्रीब्यूशन ऑन इनकम, ठीक है। ऑन इनकम क्या मतलब है भाई, जो आप इनकम कमाएंगे, आप इनकम क्या होती है मैंने आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स ऑलरेडी दे रखी हैं, ठीक है। यहाँ तक बता दीजिएगा, बोर तो नहीं हुए आप लोग। इसरार भाई आप अपना क्वेश्चन लिख लें, 3rd क्लास के स्टार्ट में आपके सवाल को इंशाल्लाह एड्रेस करूँगा, 3rd क्लास के स्टार्ट में, ठीक है। इसरार भाई कहते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्यों है, एक्ट क्यों नहीं है, क्या ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं होते। ये थोड़ा सा फिर आज चूँकि मैंने कानूनी बातें थोड़ी सी ज़्यादा कर ली हैं तो कई लोग को बुरा लगेगा, तो मैं लिहाजा इसलिए आज ज़्यादा कानूनी बातें नहीं करता, क्योंकि कानून को हमने साथ साथ रखना है, जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा अपनी क्लैरिटी के लिए, डिस्कशन के लिए और लोगों के साथ बातचीत करने के लिए और उनको बताने के लिए हमें कुछ आता जाता है, ठीक है। सर यहाँ पे जब हम जाते हैं तो सर याद रखिएगा कि मैंने आपको 2 कंसेप्ट आज देने हैं, टोटल इनकम का एंड टैक्सेबल इनकम का। टैक्सेबल इनकम का, बिलो टैक्सेबल इनकम का, बिलो टैक्सेबल इनकम का और एग्जम्प्ट इनकम का। ये कुछ टर्म्स हैं जो हमने सीखनी है, समझनी है कि ये क्या क्या होती हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, इनको कंसेप्ट्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, 3-4 कंसेप्ट्स को, ठीक है। सर टोटल इनकम क्या होती है, सैलरी से भी इनकम आ रही है, रेंट से भी इनकम आ रही है, बैंक में पैसे रखे हुए वहाँ से भी इनकम आ रही है, आपके दुबई में फ्लैट है वहाँ से भी इनकम आ रही है, आपने गाड़ी बेच दी वहाँ से भी प्रॉफिट आ गया है, ठीक है। तो सारी इनकम को अगर इकट्ठा कर लें, क्लब कर लें, तो डैट इज़ कॉल्ड एज योर टोटल इनकम, ठीक है। ये कैसे है, सारी इस तरह से है। अगर मैं आपको पहले पोर्टल में दिखाता हूँ, फिर लॉ में दिखाता हूँ, फिर देन हम डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन ओनली हम इसको पोर्टल में करके देखते हैं, हम इसको पोर्टल में लिख के देखते हैं। मुज़ाहिर बच्चे ये इतना सिस्टम फारिग है, इतना स्लो है, ये आइंदा सिस्टम मुझे नहीं लगा के देना, इतना तो स्लो कछुआ होता है। अब वो चल ही नहीं रहा, मैं उनको क्या बताऊं। बेटा आप भी चाहिए तो ऑन करो उसको, मैं क्लिक यहाँ करता हूँ वो वहाँ से क्लिक हो जाता है। अब ये देखो इतनी देर में, खोलो बेटा, खोलो, कुछ भी खोलो, खोलो। अच्छा देखिएगा, जब मैंने सैलरी के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे एक नज़र आ रहा है ऐड अदर सोर्स इनकम सोर्सेज को इग्नोर कर दें, समरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को इग्नोर कर दें, ऐड एम्प्लॉयर। सबसे पहला काम है कि आप अपने एम्प्लॉयर को ऐड करें, ये अभी इस साल आया, पहले नहीं होता था। एम्प्लॉयर को ऐड करने के लिए आपको क्या चाहिए, उसका NTN नंबर चाहिए। भाईजान NTN नंबर, जहाँ पे आप जिस बंदे के पास जॉब करते हैं उस कंपनी का NTN नंबर होगा, और उस कंपनी का NTN नंबर होगा तो वो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कंपनी का NTN देखना है, कंपनी का आपको नाम पता है, तो मुझे बता दीजिए टाइप करके कितने लोगों को कंपनी के नाम से NTN निकालना आता है। हम डिस्कस कर रहे थे टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, ठीक है, ये सारी बातें हम डिस्कस कर रहे थे।
उसके ऊपर क्या हुआ, हमने कहा टोटल इनकम वो होती है अगर हम सारे हेड्स ऑफ इनकम को क्लब कर लें तो जो हमारी इनकम बनती है वो क्या बनती है, टोटल इनकम बनती है। टोटल इनकम क्या होती है, अगर हम सम ऑफ ऑल द हेड्स ऑफ इनकम, sum of all the heads of income is called as total income। सर ये पोर्टल पे कैसे है, लॉ में कहाँ पे है? सर लॉ को डाउनलोड करना मैंने आप लोग को बताया हुआ है। कहाँ पे बताया हुआ है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे क्लिक करें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे जाएं, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल F करें, सेक्शन नंबर 10 पे चले जाएं। कहाँ पे? 10 पे। सेक्शन नंबर 10 के अंदर टोटल, आ जा भाई, सी मैंने सेक्शन 10 ढूंढना था, मैंने 10 लिखा, फुल स्टॉप लिखा, स्पेस दिया और मैंने टोटल का वर्ड लिख के, जहाँ से स्टार्ट हो रहा था मुझे पता है कि टोटल का सेक्शन ऐसे स्टार्ट होता है। क्या लिखा हुआ है? टोटल इनकम, द टोटल ऑफ अ पर्सन फॉर टैक्स शैल बी द सम ऑफ पर्सन इनकम अंडर ऑल द हेड्स ऑफ इनकम। और हेड्स ऑफ इनकम आपको पता है, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, इन सब को हेड्स ऑफ इनकम कहते हैं। इन सब को टोटल कर लें तो इनका जो सम बनता है वो टोटल इनकम बनता है। वो क्या बनता है? टोटल इनकम बनता है। ये मैंने लिख के आपको बता दिया। बेटा वहाँ से एक्सेल शीट बंद कर दो वहाँ से। अगर इसको हमने पोर्टल पे देखना हो तो पोर्टल पे दिखा देते हैं सर आपको। अच्छा जी सर, अगर पोर्टल पे आपको दिखाना हो तो हम पोर्टल पे कहाँ पे जाएंगे? पोर्टल पे यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद सर आपका लेट्स से सैलरी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉयर का एनटीएन, ठीक है, लेट्स से मैं 54 ऐसे अपने पास से लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये फर्जी ले भी नहीं रहा, बड़ा समझदार हो गया। ऐड एम्प्लॉयर नेम, ज़बरदस्त। ये कहता है भाई लिख के बताओ। अच्छा चलो हम इसके बगैर ही इनकम को दवा लिखने की कोशिश करते हैं। 10 लाख मैंने ऐसी सैलरी में डाल दिया। डालने के बाद आपने कैलकुलेट का बटन दबाना है। अगर ये, हाँ जी यस हो गया क्लिक। अच्छा इस फर्स्ट वाली लाइन में डालना है आप टोटल इनकम क्या है, सब्जेक्ट टू फाइन टैक्स क्या है, सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन क्या है, सब्जेक्ट टू नॉर्मल इनकम क्या है। आई विल गाइड यू, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू, नॉट इमीडिएटली बट लेटर ऑन। ये यहाँ पे मैंने टोटल इनकम में लिखा, यहाँ पे फाइल में कुछ नहीं लिखा, एग्जम्पशन में कुछ नहीं लिखा, तो सारे का सारा नॉर्मल इनकम में चला गया। अब चूंकि सैलरी के अलावा कोई भी और इनकम नहीं है, कोई भी, तो आप जाएंगे कहाँ पे? आप वो जाएंगे टैक्स चार्जेबल पे, आप जाएंगे कंप्यूटेशन पे, जब बल्कि और इनकम में लिखी हुई आ रही हैं। यहाँ पे ये 10 लाख सैलरी आ गई, यस बिल्कुल सही है, कोई और इसे नहीं लिखी हुई। अदर सोर्स में 54 है, इसको इग्नोर कर दें। और ये 10 लाख की टोटल इनकम बन रही है। अगर मैं इसको अदर सोर्स को इग्नोर कर दूं, फॉर द टाइम बिंग इसको इग्नोर कर दूं, यही मेरी सैलरी इनकम है और यही मेरी टोटल इनकम है। लेट्स से मैं कहता हूँ नहीं इसके अलावा सर मेरी इनकम बिजनेस से भी आती है। कितनी आती है सर? 5 लाख आती है। आपको समझाने के लिए अगर मैं इसका 5 लाख रुपए की बिजनेस इनकम लिखता हूँ तो सर टैक्स चार्जर पर दोबारा जाते हैं, कंपटीशन पे आते हैं। ऐसे ये शो कहाँ पे हो रही थी? अभी मैंने समझाया कोई नहीं है, मैं आपको बस पोर्टल कैसे चल रहा है वो थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, पहले सैलरी लिखा हुआ आ रहा था, अब सैलरी के नीचे बिजनेस भी लिखा हुआ आ गया। तो 10 लाख ये, 5 लाख ये, टोटल मिला के 15 लाख रुपए की टोटल इनकम आ गई। कितनी इनकम आ गई सर? 15 लाख रुपए की टोटल इनकम आ गई। यानी कि टोटल इनकम ये है कि सारे हेड्स ऑफ इनकम को आप क्लब करते आते हैं। तभी मैंने लिखा सम ऑफ ऑल द हेड्स ऑफ इनकम एंड इट्स डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 11। और पोर्टल पे कहाँ पे है? सॉरी 10, वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा लेकिन आपका जो टैक्स होता है वो टैक्सेबल इनकम के ऊपर होता है। टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन टैक्सेबल इनकम। तो सर भाई ये तो बताओ कि टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम में फ़र्क क्या है? ठीक है टोटल इनकम सब हेड्स की और टैक्सेबल इनकम वो है जिस पर टैक्स लगता है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? अगर हम
टोटल इनकम में से, ये बल्कि इसका सेक्शन नंबर 9 है टैक्सेबल इनकम का। अगर हम ये कैसे मालूम होती है, टैक्सेबल इनकम को मालूम करने के लिए किया क्या आता है, बराबर होती है टैक्स टोटल इनकम माइनस डिडक्टिबल अलाउंसेस। डिडक्टिबल अलाउंसेस, डिडक्टिबल अलाउंसेस क्या हैं, ज़कात, क्या चीज़, ज़कात, वर्कर्स वेलफेयर फंड, वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड। ये मैंने आपको बताना है समझाने के लिए, अभी सिर्फ कंसेप्ट को लेने के लिए, थोड़ा सा गुजारा करने के लिए कि यार बिल्कुल ऐसे अधूरा ना रह जाए। अगर मेरी इनकम टोटल इनकम 15 लाख है, जैसे पोर्टल पर लिखी हुई आ रही थी, और मैंने 1 लाख रुपए की ज़कात दे दी, अभी ज़कात के ऊपर भी डिस्कशन होगी कैसे मालूम करनी है क्या नहीं करना, वो अलग डिस्कशन है। तो 15 लाख में से 1 लाख की ज़कात निकाल दो तो जो आपकी टैक्सेबल इनकम बनेगी वो 14 लाख रुपए बनेगी। अभी के लिए सिर्फ एक ही चीज़ माइनस करनी है, अभी के लिए सिर्फ ज़कात। तो टोटल इनकम सम ऑफ ऑल द हेड्स ऑफ इनकम, टैक्सेबल इनकम वो है जिस पे टैक्स कैलकुलेट होता है, और टैक्सेबल इनकम के लिए आपकी इनकम में से सिर्फ ज़कात माइनस करनी है। सर वो फलाना खर्चा फलाना खर्चा फलाना खर्चा, यार अभी कोई खर्चा माइनस नहीं करना, ना मुझे पता है ना आपको पता है ना मैंने बताया ना आपने सुना है। बिलो टैक्सेबल इनकम क्या होती है, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो भी हमने 14 लाख मालूम की, अगर वो 6 लाख रुपए और इससे लेस हो तो आपकी ये इनकम बिलो टैक्सेबल इनकम कहलाती है। व्हाट इज बिलो टैक्सेबल इनकम, एन इनकम लेस देन 6 लाख इज कॉल्ड एज बिलो टैक्सेबल लिमिट। इस पे टैक्स नहीं लगता। सर अलग अलग या इकट्ठा, हमेशा इनकम्स को इकट्ठा करके देखना है, हमेशा इनकम्स को इकट्ठा करके देखना है, अलग अलग करके नहीं देखना। एग्जेम्प्ट इनकम कौन सी होती है, एग्जेम्प्ट इनकम वो होती है जिस पे टैक्स ही नहीं लगता। इनकम विच इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स। सर को एक आधी इनकम बता दें, हाँ जी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस एक गुजारा करने के लिए, गुजारा करने के लिए कि आपको बस पता हो। सेक्शन नंबर 41 एग्रीकल्चर इनकम, कौन सी इनकम, एग्रीकल्चर इनकम। नंबर 2 डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशंस के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी इनकम जो पाकिस्तान में है। फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो बाहर के कोई एम्बेसडर यहाँ पे हैं, ठीक है। आपको लेट्स से कोई प्रेसिडेंट ने आपको तगमा वो प्रेसिडेंट को अवार्ड दे दिया, कोई भी किसी किस्म का अवार्ड दे दिया, मेडल दे दिया, डेट्स फॉर एग्जाम्प्ट। कोई आपको स्कॉलरशिप मिल गया, डेट इज योर एग्जाम्प्ट इनकम, ठीक है। आपने अपनी बेगम को डिवोर्स कर दिया या आपकी बेगम ने आपको डिवोर्स कर दिया, खुला ले ली, आपको पैसे मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता लेकिन आप अपनी बेगम को पैसे दे रहे हैं तो उसकी इनकम है, एंड दैट इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 48, ठीक है। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एग्जेम्प्ट इनकम कौन सी होती है जिस पर टैक्स नहीं लगता, बिलो टैक्सेबल कौन सी इनकम है जो 6 लाख से कम इनकम है, टैक्सेबल इनकम कौन सी है अगर टोटल इनकम में से ज़कात को माइनस कर दिया जाए तो टैक्सेबल इनकम है। इसके अलावा भी हम इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कशन जारी रखेंगे अगली किस्तों में। अभी के लिए जो मैंने बताया है बढ़ाया है मैं उसको रिकैप करूँगा, उसमें से आपके सवाल लूँगा। तो इंशाल्लाह ये हमारी जर्नी जो कि 4 माह की जर्नी होगी, 4.25 माह की हो सकती है, 4.5 माह की हो सकती है, 3.5 माह की हो सकती है, जब तक अल्लाह ताला ने आपको वो एक दी हुई है तजस्सुस के यार हमें ये भी बताएं वो भी बताएं। पहले मैं अपनी सारी चीज़ें बता दूंगा, जब हमारा जो टॉपिक होगा उसमें से आपका हक है सवाल करना कि आपका वो कंसेप्ट रहे ना जाए। लेकिन जो कंसेप्ट मैंने पढ़ा नहीं है वो मुझे भी नहीं आता, मैं पढ़ के नहीं आया हुआ, मुझे आता ही नहीं है। जो पीछे पढ़ लिया उसमें से आप सवाल कर सकते हैं सब्जेक्ट टू कि आप पढ़ के आए हों। अगर आप पढ़ के नहीं आए हुए और अचानक से आपको ख्याल आया कि यार ये अगर हो, तो मैं कहूँ नहीं वो पढ़ाया हुआ है मैंने, तो आपके सर किस क्लास में, तो वो आपने इन एक्सेल शीटों से ढूंढना होगा जो कि अगली क्लास में आपको इंशाल्लाह ये एक्सेल शीट भी शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा सर, आज हमने पढ़ा रेजिडेंट वर्सेस नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट वो बंदा होता है जो किसी भी टैक्स ईयर के अंदर पाकिस्तान में 183 डेज़ या उससे ज़्यादा रहता है। नॉन रेजिडेंट वो बंदा होता है जो पाकिस्तान में 183 डेज़ से कम रहता है। पासवर्ड को कैसे फॉरवर्ड करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।
आपके रिटर्न और डिक्लेरेशन में क्या मतलब है, डिफरेंस क्या है? रिटर्न का मतलब ये है कि भाईजान सरकार को टैक्स दे के उनसे वापसी की उम्मीद रखना मुख्तलिफ फ़ायदों की शक्ल में। वो फ़ायदे होते हैं नहीं होते, आपको मुझसे ज़्यादा पता है। डिक्लेरेशन क्या होता है? गवर्नमेंट को बताना कि भाई मैंने पूरे साल में ये कमाया, ये ख़र्च किया, ये मेरी बाहर से इनकम है, ये मुझे गिफ्ट मिला है, ये मुझे वरासत मिली है, ये मैंने लोग के पैसे देने हैं, ये मेरे खर्चे हुए हैं, ये मेरे टैक्सेस कटे हुए हैं। ये आपकी डिक्लेरेशन होती है। गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों कर लेती है आपसे? अपने मामलात को, अपनी चीज़ों को चलाने के लिए। इनकम टैक्स कैसे पैदा हुआ? आपका इनकम टैक्स, हाउ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इज़ क्रिएटेड। तो सर इसके पीछे आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आपको पता है आर्टिकल नंबर 70 सब आर्टिकल 4 फोर्थ शेड्यूल एंट्री नंबर 43 से 53 तक आपकी एंट्रीज़ हैं जो कि आपकी ये बताती हैं। ठीक है, उसके बाद सर हमने ये पढ़ा टैक्स क्या होता है। कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। इनकम की अगर हम बात करें तो इनकम की 4 मेन कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं। व्हाट इज़ टोटल इनकम, व्हाट इज़ टैक्सेबल इनकम, व्हाट इज़ बिलो टैक्सेबल इनकम, व्हाट इज़ एग्जम्प्ट इनकम। ये सारी चीज़ें आप समझेंगे तो अल्लाह के हुक्म से जल्दी आपको नोटिस नहीं आएगा। अगर नोटिस आएगा तो आपको जवाब देना भी इंशाल्लाह आ जाएगा। तो टैक्स टोटल इनकम क्या है? सम ऑफ ऑल द हेड्स ऑफ इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या है? वो इनकम जिस पर टैक्स लगता है। और कैसे मालूम होती है? टोटल इनकम में से अभी के लिए ज़कात को माइनस करके। एग्जम्प्ट इनकम कौन सी होती है? जिस पे टैक्स नहीं लगता। आपकी बिलो टैक्सेबल इनकम क्या होती है? ऐसी इनकम के जो कि 6 लाख से कम हो तो उसको हम कहते हैं बिलो टैक्सेबल इनकम। कंसीडरिंग द टॉपिक आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चन। सबसे पहले अली काशान ने हैंड रेज किया है। आई विल रिस्पॉन्ड टू अली काशान जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो आपने ये ऑनलाइन पोर्टल बताया ये काइंडली समझ में नहीं आया, अगर थोड़ा काइंडली क्लियर कर दें। कौन सा पोर्टल? सर ये जो अपने नॉर्मल रिटर्न फाइल की ये वगैरह ये समझ में नहीं आया। आप लेक्चर को रिपीट करना, फिर भी समझ नहीं आएगा तो बताऊंगा। आप लेक्चर को रिपीट कर, रिकॉर्डिंग मिलेगी ना LMS पे? जी जी। तो आप उसको एक दफ़ा सुनिएगा तसल्ली से बैठ के। ठीक है, नहीं समझ आएगा अगली क्लास में हम दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है जी। तारक भाई बिल्कुल आपका बैच चेंज हो सकता है, बिल्कुल हमारे पास और ट्रेनर मौजूद हैं। अगर आपको लगता है कि आपको बैच चेंज करना तो येस देयर इज़ एन ऑप्शन, आप चेंज कर सकते हैं। सईद अनवर साहब। सर वालेकुम सलाम जी। सर जी ये पिन वाला कंसेप्ट थोड़ा समझ नहीं आया। कौन सा? पिन के मुतालिक बताया आपने। पिन साइन करने को कहते हैं। ठीक है, और पिन को चेंज करने के लिए आप आईरिस पोर्टल पे जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी सर, थैंक यू। यहाँ पे जाके मेरे दोस्त आप पोर्टल को लॉगिन करना तो आपको आता होगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप जाएंगे, ये चेंज पिन है। ये जब भी आप रिटर्न सबमिट करनी मैं आपको बताऊंगा ना तब पिन वो मांगेगा, और ये पिन यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो वो पिन लगा देना, ना हो तो यहाँ से आके चेंज कर लेना। ओके सर, ठीक है, क्लियर सर, थैंक यू। अच्छा जी, फर्दर आफ्ताब ताजिक, मिस्टर आफ्ताब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत से? मैं सर ठीक मेरा सवाल ये था कि जो 2026 का जो टैक्स रिटर्न है सर ये कब तक सबमिट होंगे सर? सर अभी तक हम ट्रायल कर रहे हैं, हो नहीं रहा सर। भाई हमारे पास बहुत पेंडिंग है सर। भाई पराल आपको बता देगा। ये पराल में से मैं ऐसे आपको ब्लफ मार दूँ मेरी बात हुई हफ्ते में हो जाएगा, 1.5 हफ्ते में हो जाएगा, हफ्ते बाद आप पूछें मैं को नहीं एक हफ्ते के लिए और हो गया है, तो ड्रामेबाजी नहीं है। ये किसी को भी नहीं पता। अगर कोई कह रहा है वो एक ही बंदा सही बता सकता है जो पराल में काम करता है, अदरवाइज कोई नहीं बता सकता। ठीक है सर ये बड़े मुसीबत हो गए सर हमारे लिए। बस वेट करो, आ जाएगा। ठीक है, चले, थैंक यू। थैंक यू। हफीज़ रहमान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर ये पूछना था, ये जो आप चेट इसमें ना वो चेट देखते हैं वो कहाँ से आती है? जो हम वो नीचे स्क्रीन पे चैट का बटन होता है। ठीक है, आपका वो आगे आ रहा होता है। सारे लोग मैसेज जो भेज रहे हैं मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, उसको अगर आपको ना पता हो तो थोड़ा सा यूट्यूब पे देख लेना कि चैट कहाँ से करते हैं। कोई इसमें कोई मजाका नहीं है सर्च करने में, इल्म को हासिल करने में। ठीक है,
जी वो पर्सनली आपको मैसेज करते हैं? नहीं, वो आगे मैं इसको ओपन कर दूंगा। थर्ड क्लास में हर बंदे का क्वेश्चन ओपन होगा, ठीक है, और वो नज़र भी आ रहा होगा हर बंदे को, ठीक है। अच्छा बस यही सवाल था सर। बस वो, मेहरबानी। हाँ वो बस आइंदा ओपन होगा, ठीक है, अगली क्लास से। ठीक है सर। थैंक यू। फराज साहब, मिस्टर फराज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर दो क्वेश्चंस थे बेसिकली। जी एक तो आपने बताया था कल प्रोसीजर टू गेट एनटीएन फ्रॉम द नेम ऑफ अ कंपनी, एक तो काइंडली वो रिपीट कर दीजिएगा सर, वो आपने लेक्चर रिपीट किया? जी सर किया। एचबीएल हैप्पी बैंक लिमिटेड का निकालने की कोशिश भी की बट वो निकला नहीं मुझसे, तो एक दफा प्लीज। आपने क्या लिखा था? आपने लिखा क्या? बैंक आ गया था एससीसीपी में? जी जी वो आ गया था। एससीसीपी का रजिस्ट्रेशन नंबर उठा के जो है आईआरएस पोर्टल पर डाला, लेकिन वो नो रिकॉर्ड्स दिखा रहा था। आईरिस अगर मैं अभी निकाल लूँ तो फिर? बड़ी मेहरबानी हो जाएगी सर। ये तो बड़ी हैरानगी की बात है। फिर अगर आप ऐसे नहीं निकाल पाएंगे तो ये देखिएगा एससीसीपी, इसका जी मतलब सर। मैं आपसे इतफाक नहीं करता कि आपने ट्राई किया है, नाराज़ नहीं होना अपनी। ये देखिए आपके सामने करूँगा, जी सर। अभी बैंक, ठीक है अभी बैंक लिमिटेड। जी। लिमिटेड ना भी हुआ तो आ जाएगा लिमिटेड। ये देखो 4 0 है, 489 है, यही है। जी जी सर। अब ये बताओ तुम्हारे साथ करूँ क्या, ये पहले बताओ। नहीं नहीं सर, ये तो आ गया था जब ये उस पे वेरिफिकेशन की इसकी, तब इसका नो रिकॉर्ड आ रहा था। अच्छा, नो रिकॉर्ड आ रहा था, टैक्स पे प्रोफाइल पे आ गया, ठीक है। जी जी वेरिफिकेशन तक आ गया था सर। क्या था जी, बताओ। सर 000469 0004 आई थिंक 469, एक दफा कंफर्म भी कर लीजिएगा सर। 489 नहीं था? ओके आई डोंट रिमेम्बर सर, सॉरी। नहीं नहीं, मुझे नहीं याद कि यही था कि कोई और था। अच्छा, ये देखें ना सर। ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट, गिव मी अ क्या सेकंड। ये फॉरेन रजिस्टर्ड कंपनी तो नहीं है? नहीं 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 भाई, एससीसीपी वाली है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट दो, फिर दूसरा हाल दे दूंगा ना। जी जी 489 ही है। फिर इसका दूसरा हाल पता है क्या? अगर नहीं आ रहा, आना चाहिए, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे आप डाउनलोड पे जाइए, यहाँ पे अपना एक कैप्चा डालिए, इस लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए, इसमें से आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये सिस्टम मेरा पहले सुस्त है तो ये फौरी बंद ना हो जाए, ठीक है, मगर बंद 000489। इसको डाउनलोड कर लेना। इसको डाउनलोड करने के बाद ना इस शीट के अंदर आपको पाकिस्तान की जितनी कंपनियां हैं, जितने इंडिविजुअल हैं, जितने एओपी हैं, एक एक बंदे का नाम, आपको उसका एड्रेस, उसका एनटीएन नंबर, पूरी शीट में कंट्रोल F करके आप इसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आपके सामने खोल भी देता हूँ। इसमें से तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई एक बंदा भी मिसिंग हो, कोई एक बंदा भी, ठीक है। ठीक हो गया शाबाश, सर। आपने सही दूसरा कहा क्वेश्चन से जी। रिलेटेड है सर। जी बताएं। सर दूसरा ये कि आपने भी बताया कि हम अपना गवर्नमेंट के लिए पहले अभी जो नई कंडीशन डाली कि आपको एम्प्लॉयर नेम और उसका एनटीएन डालना हो। जी नहीं, गवर्नमेंट के नहीं है, सब के लिए, सब के लिए। जी सर, अब अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसका एनटीएन कहाँ से निकालेंगे हम? आप मुश्किल सवाल कर रहे हो हैं, बता देता हूँ। आपने गूगल पे जाना है, सर यहाँ पे आपने जाके लिखना ये है गूगल। यहाँ पे जाके आप लिखेंगे FTN लिस्ट FBR, ठीक है, FTN लिस्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये सारे लोगों के, ये सारे जितने फेडरल के हैं ना, ठीक है, ये सारे बलोचिस्तान के, फिर जितने सरकार के महकमे, सब की लिस्ट है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा जी, मियाँ शाह, मिस्टर मियाँ शाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैंने कल भी आपसे गुजारिश की थी और आज आप यही पढ़ा रहे थे ना, ये आईडी पासवर्ड अपडेट करके दोबारा मैंने अपना ट्राई किया है। मैं हूँ तो रजिस्टर एक्टिव फाइलर हूँ, मैंने अपना एग्जैक्ट ईमेल और एग्जैक्ट नंबर डाला है, लेकिन वहाँ पर वो नहीं आ रहा। चलो अगली क्लास में आप बताना, आपको हम निकाल देंगे, कोई मसला की बात ही नहीं है, ना ठीक है। फॉरवर्ड से हो रहा था सर और ना ही रिकवरी।
भाई अगली क्लास में करके दे देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। नंबर आपके नाम पे होना चाहिए बस, ठीक है। ओके सर। अगली क्लास में इंशाल्लाह देख लेंगे। अच्छा जी, रब नवाज असद, रब नवाज असद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे कंपनी एनटीएन के बारे में ही पूछना था, वो ऑलरेडी बात हो गई है कि आप नेक्स्ट क्लास में थोड़ा उसको बता भी देंगे तो। नहीं, मैंने कंपनी के नाम से एंटीन कैसे निकालना है भाई, मैंने लास्ट क्लास में बताया है। अभी उस भाई का नहीं आ रहा था, मैंने भी सर्च किया तो नहीं आ रहा, ठीक है। तरीकाकार यही है जो अभी आपने किया है, ठीक है। आप पिछली क्लास को पहले जी रिपीट मैंने कर भी दें। यही पूछना था। आप पिछली मैं क्लास आपकी में क्लास पिछली देखने की कोशिश की थी, लेकिन यूट्यूब बार बार आपकी वीडियो खत्म कर रहा है। ख़त्म कर रहे हैं जी वीडियो डिलीट हो जाती है। भाई। वो उसको कहो कि हमारे फेसबुक पेज पे अपलोड करेगी, मैंने 1000 दफ़ा इनको बताया है, ये वो, क्यों नहीं इनको समझ आती है। आप वो को सर आबिद से कहा था, वो कहते थे कि वो दोबारा अपलोड कर देंगे, लेकिन अभी वाली ये वीडियो डिलीट इनको हो गई। बताएं, इनको ये बताएं कि मेरा फेसबुक पे आंदा, मेरा लेक्चर कभी भी यूट्यूब पे ना करें, ठीक है। यूट्यूब पे चूँकि ये कोई इन्फॉर्मेशन आती हैं, या तो उनको सेंसर कर दें, फिर डिलीट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, वो मोनेटाइजेशन का मसला नहीं है, मसला ये है कि वो जो ये CNSC सर्च आती हैं उसकी वजह से, ठीक है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ओके जी, ये हो जाता है, इसको करवा दें, ठीक है, बता दें उनको। उस्मान, मियाँ उस्मान। सर मुझे ये पूछना है कि ये जो शेड्यूल्स होते हैं, फिर आर्टिकल्स होते हैं, फिर उनको अपडेट करने के लिए रूल्स होते हैं, ये कहाँ से वो स्टडी करना होता है और इसको किस तरह से हम अपडेट कर सकते हैं? सेकेंडली जब आप पोर्टल दिखा रहे हैं, आप अपडेट करने से क्या मुराद है? हैं? सॉरी, हाँ, क्या कर सकते हैं? जो कोड्स होते हैं उनके कोड्स की बैक साइड पे भी कोई ऐसा कोई शेड्यूल वगैरह उसका कोई बैक स्टोरी है जो आपने पोर्टल पे टैब दिखाया है ना इनकम के उसकी? अच्छा, कोड्स के ऊपर आपको बताऊंगा जब कल को आपको नोटिस आता है, तो नोटिस में लिखा होता है कि ये क्यों करके, ये मतलब जो ये इनकम आपके फलाने कोड के अगेंस्ट लिखी हुई है, तो आप इसकी वजाहत दें। ये मैं आपको एक नोटिस दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, फिर आपको समझ आएगी, ठीक है। मैं आपको एक बड़ी कंपनी का नोटिस दिखाऊंगा, फिर आपको इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग तब क्लियर होगी। मोहम्मद जवाद साहब, जवाद जी, नजीब, मिस्टर नजीब। जी बशारत साहब, मुझे कंफर्म करना था, जो आप कह रहे हैं रेजिडेंट 183 डेज और मोर जो है 3 डेज तो नहीं कहा, 3 डेज मैंने नहीं कहा, 183 जी 183 और मोर, तो 183 इज कंसेक्यूटिव 183 डेज या 183 इज आउट ऑफ 365? नहीं, आउट ऑफ 365। ओके, यस, थैंक यू। राय साद अली, राय साद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम जी, राय साहब। जी सर दिस इज माय फर्स्ट क्लास विद यू एंड आई रियली एंजॉयड इट। मुझे काफी कुछ सीखने मिला। Sir. बट माय ओन क्वेश्चन है कि मैं आगे इस क्लास में कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मैंने फर्स्ट क्लास मिस की है। दिस वाज माय फर्स्ट क्लास विद ICT, तो आई वांटेड टू नो कि मेरा कोई हर्ज तो नहीं हुआ मेजर? नहीं, आई रिक्वेस्ट यू कि आप उस क्लास को भी साथ अटैच कर लें। मेरी जब 10 क्लास तक के बाद बंदा ज्वाइन करता है, मैं कहता हूँ कि आप 10 क्लासों को पहले आप पढ़ के नहीं आएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप उस क्लास को देख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। जी नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाय द वे आपने वो एनटीएन सर्च करना है, कंपनी नेम को सर्च करना, वो आपने इधर भी आपने डेमो दे दी है व्हेन फराज साहब आस्किंग द क्वेश्चन। सर आप माशाल्लाह यू आर इंटेलिजेंट पर्सन, कि आपको फौरी समझ आ गई है, ठीक है। तो कुछ और भी चीज़ें थी, ठीक है, तो वो आपको मैं इनको कहता हूं, मुझे उनका ना वो लेक्चर भेजना, मैं आई एम डेफिनेटली गोना लिसन टू दैट क्लास। वंडरफुल, इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। थैंक यू। राव मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, राव साहब। सर दो सवाल है जी, हुक्म। पहला सवाल ये था कि जैसे आपने बताया कि अंडर सेक्शंस 47 एंड 48 जो पहला राव साहब आपको म्यूट कर रहा हूँ माजरत के साथ, आपके पीछे शोर भी आ रहा है, और दूसरे लम्हे में मुझे नहीं समझ आ रही कि आप क्लास कैसे अटेंड कर रहे हैं। तो काइंडली आप क्लास अटेंड करते हुए कोशिश किया करें कि अलहदा बैठे हों।
अच्छा, ये जो बिला वजह अनम्यूट करते हैं, दिस इज़ अगेंस्ट द डेकोरम ऑफ माई क्लास, तो लिहाजा बिला वजह आप अनम्यूट नहीं कर सकते अनलेस कि मैं आप लोगों को खुद कहूँ, अदरवाइज़ आई हैव द राइट टू रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। राव साहब थोड़ा साइड पे होकर दोबारा से आपने हैंड रेज करना है, एक दफ़ा लोअर करके मैं आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी दूंगा, लेकिन पीछे आपकी डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए क्योंकि सारे लोग का टाइम हर्ज होता है। और ये कोई राव साहब के लिए नहीं है, ये रूल सब लोग के लिए है। शेख आतिफ, मिस्टर शेख आतिफ। वालेकुम सलाम जी आतिफ साहब। और ये मेरा क्वेश्चन जो है ना 183 डेज से रिलेटेड है, जो आपने बताया ना इनकम ऑर्डिनेंस के हिसाब जी से जी कि जो रेजिडेंट होगा पाकिस्तान में भी और बाहर भी, इसको दोनों तरफ का इनकम टैक्स है ना वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। सर, पाकिस्तान में वहाँ पे जो टैक्स दिया होगा उसके लिए अलग हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वो मुझे पता है कि आप लोग मुझे छोड़ेंगे भी नहीं कि यार ये उसका उधर क्या करेंगे जो उधर दिया, तो मैं सारी डिस्कशन करूँगा। अभी के लिए बस ये याद रखें कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट कहती है कि दोनों पे टैक्स दें। सही सर, अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई कि पूरे साल के अंदर एक से ज्यादा कंट्री में रहा है तो उसका भी उसको डिक्लेयर करना पड़े। मुबारक हो, उसके अंदर ये लिखा हुआ कि अगर आप किसी भी पूरे दुनिया में 183 दिन कहीं पे भी नहीं रहे और पाकिस्तान का आपके पास CNSE है तो आप पाकिस्तान के अंदर 183 दिन रहे, ये मान लिया जाएगा। अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिस्टर गुलाम गौस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी गुलाम साहब। मेरा एक क्वेश्चन था कि जो बंदे POC होल्डर होते हैं जी, ये जो इनका POC कार्ड बना होता है जी, उनके नाम पे सिम तो इशू नहीं होती, तो उनका NTN फिर हम कैसे बनाएंगे? उनका तो सिम ही नहीं होती। कोई नहीं, उसका कोई ना कोई रिश्तेदार तो होगा, कोई बहन भाई माँ बाप या कोई भी नहीं है। अगर बहन भाई हों तो उनके नाम पे सिम हो तो वो उससे जी बन जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब है कि एक बंदा आउट ऑफ कंट्री है तो उसका कोई बहन भाई पाकिस्तान में मौजूद है तो उसका भी वो पासवर्ड रीसेट हो सकता है या उसका NTN बन सकता है? जी बन सकता है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। अब्दुल्ला सैयद, अब्दुल्ला जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मेरे पास उर्दू में नहीं है, आप गूगल पे ढूंढें या किसी दुकान से जाके पता करें कॉन्स्टिट्यूशन उर्दू में मिलता है या नहीं मिलता है ये मुझे पता है कहाँ से मिलता है, ये बुक डिपो से मिलता है, ठीक है। तो उर्दू में कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिल जाएगा। राव मोहम्मद अली, आई गिव यू एन अपॉर्चुनिटी अगेन, बताइएगा राव साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर पहले तो शोर मेरा नहीं था, मैं बिल्कुल सुनसान जगह पर बैठा। अच्छा चलो चलें, अच्छा चलें, थैंक यू फॉर क्लैरिटी। अब अगली दफ़ा ना तीसरी क्लास में हम बंदे को यूं उठा के बाहर फेंक देते होते हैं, बस ये देखो कैसे आगे मज़ा आता है। टाइम नहीं ज़ाया करना, ना अपना ना आपका, मैंने इंशाल्लाह। सर आपने बताया था कि 47 सेक्शन और 48 के अंदर ITO बना था 2001 में, तो इससे पहले सर किस उसको 48 47 कहाँ पे मैंने कहा? 47 48 सेक्शन के तहत कौन सा सेक्शन? फोर्थ स्केजुअल एंट्री नंबर 47 48 के तहत। हाँ ठीक है। तो ये 2001 से पहले किस ऑर्डिनेंस को जो टैक्स के लिए यूज कर रहे थे? और दूसरा भाई 1979 का कानून फॉलो करते थे, ठीक है, 1979 का। तो अभी आपका 1973 का कानून है, तो उस वक्त जब वो 1979 का हम फॉलो करते थे, ठीक है, तो वो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग था, ठीक है, और अभी ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो उस वक्त पुराना कानून था। अगली बात करें सर, वो जो टैक्स के लिए इनकम टोटल ऐड की जाती है वो पूरे साल की इनकम कलेक्ट करके? जी, इनकम टैक्स रिटर्न में टैक्स ईयर का कंसेप्ट है तो पूरे साल की होती है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अली हमजा रियाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि जब क्लास एंड होती है ना तो आप हमें बता दीजिए करें कि क्लास एंड हो गई है। मैं एक्चुअली एक इंटर्नशिप कर रहा हूँ एक फार्मेसी पे, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, तो मुझे वहाँ पे दोबारा जाना होता है। सर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने जब आपको कहा कि ये कंसेप्ट है और यहाँ से आगे हम क्वेश्चन आंसर जब स्टार्ट करेंगे तो उसका मतलब ये क्लास एंड होगी है, ऑनवर्ड मैं बता दूंगा, ठीक है बॉस। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मिस्टर जिशान शेख। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी सर।
सर मेरा ये क्वेश्चन था कि फॉरेन रेमिटेंस पे इधर टैक्स लागू होता है इधर? सर मतलब, फॉरेन रेमिटेंस के कितनी की ऊपर बनेगी? सेक्शन 111 आ रही है। सब सेक्शन 4 देयर इज़ नो टैक्स ऑन रेमिटेंसेस। ठीक है, रेमिटेंसेस के ऊपर हमारी 25 से 30 मिनट की डिस्कशन है जो कि हम इंशाल्लाह इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में करेंगे। और सेक्शन नंबर 111 सब सेक्शन 4 नो टैक्स ऑन रेमिटेंसेस, उसके ऊपर कुछ क्राइटेरिया हैं PRC और उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन होगी। अच्छा जी, जिन लोगों के नाम नहीं है मैं उनको बिल्कुल मुनासिब नहीं समझता कि अब एक ए लिखा हुआ आ रहा है, अब ए से क्या बनता है मुझे तो पता नहीं है। हाँ, एक रह गए हैं कार्तिक कुमार, कार्तिक है या कार्तिक है, ठीक है, कार्तिक या कार्तिक कुमार। अच्छा जी, बातुल सर। वालेकुम सलाम जी मैडम। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले FTN लिस्ट FPR से ऑर्गेनाइजेशन के FTN सर्च करने का तरीका बताया है जी। तो उसमें मैं सर्च कर रही थी डिफरेंट आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूशंस के FTN, तो मुझे कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी का नहीं मिल रहा था, वो कैसे सर्च कर सकते हैं? वो होना चाहिए, नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसमें वैसे होना चाहिए, मैं आपको उसको शेयर कर दूंगा, उसको आपको इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। ठीक है, प्रॉब्लली उसमें होगा, नहीं होगा तो वी शैल सी, हो सकता है कि वो लिस्ट जो है कहीं आउटडेटेड ना हो। मैं इंशाल्लाह उसको देख के आपको कंफर्म कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, कॉन्स्टिट्यूशन ये बता दिया मैंने, अब्दुल्ला को, दिशान को आंसर बता दिया। ठीक है, गुलाम गौस को बता दिया। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।